देवियों सज्जनों, नमस्कार। पावन प्रदेश हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में आयोजित इस समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ, ऊर्जा और उल्लास से भरी करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही उपस्थित है केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और रणवीर गंगवा जी, माननीय सांसद धर्मवीर जी, सुभाष बराला जी, किरण चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी। आप सभी का और दर्शक दीर्घा में विशाल संख्या में बैठे हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन आप सभी का। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे किसानों की मेहनत का फल, तैयार गेहूं की सुनहरी बालियों का गुच्छा और उसमें कमल के फूल जो हमारी आस्था का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः निवेदन करूंगा, अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पगड़ी और शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें आपके करतल ध्वनि के साथ। हरियाणा की यह पगड़ी अतिथि के प्रति हमारे सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, और हम सब उसी भाव के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही शॉल जो मुख्यमंत्री महोदय भेंट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय को, वो शॉल हमारे प्रदेशवासियों की ओर से स्नेह, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता का भाव, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति उसकी अभिव्यक्ति। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी से कि वे प्रधानमंत्री महोदय को बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट करें। करतल ध्वनि, तालियों की आवाज तो आप सबकी तरफ से आते रहनी चाहिए। और अब अनुरोध हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी से, वे प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये स्मृति चिन्ह नॉन स्टॉप हरियाणा के नित नए संकल्पों को पूरा करने का भाव अभिव्यक्त करता है। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के साथ साथ अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीर भूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं, आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में
हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है। और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है। यह जीत आपकी नीयत की जीत है और आपके नेतृत्व की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका कुशल नेतृत्व मिला, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके मार्गदर्शन में हो रहे हरियाणा के विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर ही हमने अपने संकल्प पत्र के 19 वायदे पूरे किए हैं। 90 वायदों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी सभी भी तेज गति से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 28 सितंबर को
28 सितंबर 2024 को इसी सभा स्थल पर हिसार आए थे, तब एक वादा मैंने पूरे हरियाणा की ओर से आपको किया था, और वह था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम आपको हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। और आपने भी वायदा किया था और गारंटी भी दी थी कि सरकार बनते ही एयरपोर्ट के काम में गति भी आएगी और इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आज यह दोनों वायदे भी पूरे हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में हवाई संपर्क न होने से आम व्यक्ति के लिए हवाई यात्रा करना एक हवाई सपना ही था। हर देशवासी की इस सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ आपके कर कमलों द्वारा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है और यहाँ से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए लगातार हवाई उड़ानों का क्रम भी शुरू हो जाएगा। इसका लाभ हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। प्रदेश का पहला एयरपोर्ट आपके आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अगर आज 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो इसका कारण आप हैं, आपका नेतृत्व है, आपका मार्गदर्शन है, आपकी सोच है और आपका विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से हरियाणा की एक नई दिशा, नई उड़ान और नए युग का आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और हरियाणा का योगदान दोनों अग्रणी रहेंगे। मैं एक बार फिर पूरे धाकड़ हरियाणा की ओर से देश के धाकड़ प्रधानमंत्री जी का इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, अब समय है हमारे संकल्पों की उड़ान का। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण कार्य की शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे पहले, और फिर हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे पहले रिमोट का बटन दबाकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण की शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे रिमोट का बटन दबाकर। एक बार पुनः उनसे निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवियों सज्जनों, आप सबको हृदय से बधाई इस उड़ान की, संकल्पों के इस नए उड़ान की। और ये दृश्य आपके सामने हमारे इस एयरपोर्ट के उस रनवे का है जहां से पहली व्यावसायिक उड़ान जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं और वो विमान भी आप देख पा रहे हैं जो यहां से उड़ान भरकर प्रभु श्री राम की नगरी यहां से प्रस्थान करेगी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए जो रवाना हो रही है करतल ध्वनि के साथ। आइए अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी तरफ से
बधाई भी सभी प्रदेशवासियों को, देश के लोगों को। ये उड़ान जो आपके सामने अब एक नए संकल्प के साथ आसमान छूने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस उड़ान के लिए, इस सौगात के लिए। आज के विशेष दिन पर ये उड़ान को लेकर एक शुरुआत है जो भविष्य में और भी विस्तार पाएगा। संकल्पों की इस उड़ान पर आधारित एक फिल्म हमने तैयार की है जिसमें हिसार के इस महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए स्वरूप की झलक आपको नजर आएगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। हरियाणा का दिल हिसार, जहां इतिहास की गूंज हवाओं में तैरती है और भविष्य की उड़ान तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गति शक्ति योजना के तहत हिसार अब हवाई नक्शे पर नई ऊंचाइयां छुएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को अपने शुभ कर कमलों से रवाना किया और टर्मिनल 2 के निर्माण की आधारशिला भी रखी, जिस पर लगभग 486 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा सरकार के सहयोग से बना ये एयरपोर्ट न केवल क्षेत्रीय विकास और रोजगार का द्वार खोलेगा, बल्कि देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। 7200 एकड़ में फैले इस इंटीग्रेटेड एविएशन हब में 4200 एकड़ पर एयरपोर्ट और 3000 एकड़ पर एविएशन हब विकसित हो रहा है। 3000 मीटर लंबा रनवे हर मौसम और हर समय उड़ानों के लिए तैयार है। ATR 72 से लेकर एयरबस 320 तक की उड़ानों के संचालन के लिए भी सक्षम। हरियाणा का ये एयरपोर्ट हर साल 21 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। शुरुआती उड़ानों में अयोध्या, जम्मू, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ा जा रहा है। व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए हिसार हवाई अड्डा, जहां सपनों की डोर अब सीधे जुड़ती है आसमान से। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आइए इस अवसर को हम मिलकर मनाएं उत्साह से, जहां ये सौगात आज हम सबको मिली है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश ने बीते 10 वर्षों में विकास और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। 10 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म है जो हमने तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। 2014 देश ने एक बड़ा बदलाव देखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और अपने कड़े और बड़े फैसलों से देश को एक नई दिशा दी। पर हरियाणा में भी था भेदभाव, क्षेत्रवाद का बोलबाला। अगर पारदर्शिता भी थी तो सिर्फ बातों और दावों में। ऐसे कठिन समय में हरियाणा ने मोदी जी का साथ चुना और फिर हुआ हरियाणा में एक नए दौर का उदय। हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। मोदी जी के इस विजन को मिशन बनाया हरियाणा सरकार ने। राज्य की नीतियां, निर्णय और सरकार द्वारा लोगों के लिए प्रयास सुशासन की डोर में बंधे। अंतिम छोर तक हरियाणा सरकार पहुंची। ध्येय सिर्फ सेवा रहा और मिशन विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हरियाणा ने लोगों को गरीबी से बाहर लाने का संकल्प सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतारा। और जहां एक ओर हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने गरीबी रेखा की आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, विश्वास और निष्पक्षता, इन नीतियों ने नए हरियाणा की नींव रखी। आज
60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। साथ ही हरियाणा परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे 52 लाख परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वो भी घर बैठे। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे हरियाणा बना पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का सबसे पहला राज्य। हरियाणा ने पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वाला देश का पहला राज्य बना। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं चलता और अब सरकार नागरिकों के दरवाजे पर आ गई है। लंबी कतारों और परेशानी से जनता को छुटकारा मिला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो कि 2014 में 1000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने वाला पहला राज्य भी बन गया है हरियाणा। किसानों को सही समय पर भुगतान की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। अब फसल बेचने के 48 घंटों के भीतर किसान को मिलता है पूरा भुगतान सीधे खाते में। डीबीटी के माध्यम से सीधे 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 45 लाख परिवारों को चिरायु योजना से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है। हरियाणा ने 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाए, ताकि अब बीमारी से किसी पर कोई बोझ न आए। साथ ही हरियाणा ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे लाल डोरा के विवादों को खत्म किया। 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा के भीतर अपनी जमीन का स्वामित्व मिला। भविष्य को संवारने की इसी मुहिम में हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचा नल से साफ पानी, जिससे अब बेटियां पानी भरने नहीं, सपने पूरे करने निकलती हैं। आज 6000 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। साथ ही रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। औद्योगिक विकास के मामले में भी पीछे नहीं हरियाणा। फॉर्च्यून 400 कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहीं पर हैं। पिछले 10 साल में हमने वो किया जो कभी असंभव लगता था। हरियाणा ने हर क्षेत्र में तेज बदलाव किया है। अब यहाँ सपनों को पंख मिलते हैं और हौसलों को मंजिल। ये नया हरियाणा है, सशक्त, तेज और नॉन स्टॉप। एक बार आपकी करतल ध्वनि की गूंज जरूर सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये नया हरियाणा है, नॉन स्टॉप हरियाणा है। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 2014 आप सब इस बात को गहरे से महसूस करते हैं, एक नए युग के प्रवर्तन का वर्ष था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला और बाबा साहेब के चिंतन और उनकी विरासत को समावेशी भारत, विकसित भारत के निर्माण का आधार बनाया। सबका साथ सबका विकास बाबा साहेब के उसी चिंतन का विस्तार है। आइए देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें ऐसे युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको शुभकामना, अपना शुभ संदेश दें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मैं कहूंगा, बाबा साहब आंबेडकर, आप सब 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान मुरलीधर मोहोल जी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मारे हरियाणा के धाकड़ लोगों ने राम राम।
ठाडे जवान, ठाडे खिलाड़ी और ठाडा भाईचारा यो से हरियाणा की पहचान। लावणी के इस अति व्यस्त समय में आप इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। गुरु जंबेश्वर, महाराजा अग्रसेन और अग्रोहा धाम को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हरियाणा से, हिसार से मेरी कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी, तो यहां अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक मिलकर काम किया था। इन सभी साथियों के परिश्रम ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में नींव को मजबूत किया है। और आज मुझे ये देखकर गर्व होता है कि भाजपा विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। साथियों, इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से
वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। इनमें बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए आज हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। हमारी एयरलाइन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड संख्या में 2000 नए जहाजों का, हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है। और जितने नए जहाज आएंगे, उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, सैकड़ों नई सेवाएं भी होती है। एक जगह हवाई जहाज चलता है तब ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होते हैं। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज के मेंटेनेंस से जुड़ा एक बड़ा सेक्टर भी अनगिनत रोजगार बनाएगा। हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के नौजवानों के सपनों को नई ऊंचाई देगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर का सपना था।
हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। सोचिए, 100 घर में से 16 घर में। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थे? इससे एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अरे उनकी इतनी ही चिंता थी, आज जो गली गली में जाके भाषण झाड़ रहे हैं, अरे कम से कम मेरे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों के घर तक अरे पानी तो पहुंचा देते। हमारी सरकार ने 6-7 साल में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए हैं। आज गांव के 80% घरों में, यानी पहले 100 में से 16, आज 100 में से 80 घरों में नल से जल आता है। और बाबा साहब का आशीर्वाद है, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे। शौचालय के अभाव में भी सबसे बुरी स्थिति
एससी, एसटी, ओबीसी समाज की ही थी। हमारी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाकर वंचितों को गरिमा का जीवन दिया है। साथियों, कांग्रेस के जमाने में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था। बीमा, लोन, मदद, ये सारी बातें सब सपना था। लेकिन अब जनधन खातों के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे एससी, एसटी, ओबीसी के भाई बहन हैं। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन आज गर्व से जेब में से रुपए कार्ड निकाल करके दिखाते हैं। जो अमीरों के जेब में कभी रुपए कार्ड हुआ करते थे, वो रुपए कार्ड आज मेरा गरीब दिखा रहा है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला, ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता, ये लागू हुई। डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। साथियों, हमारे संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन कांग्रेस ने उनको आरक्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रारंभ मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी के कोई व्यक्ति अधिकार से वंचित तो नहीं रह गए, उसकी कभी परवाह नहीं की। लेकिन राजनीतिक खेल खेलने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। जबकि संविधान में
बाबा साहब आम्बेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और हमारे संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है।
वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहब देश और दुनिया में जहां जहां रहे, वे सभी स्थान उपेक्षित थे। जो संविधान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकले हैं, उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए हर स्थान का अपमान किया, इसे इतिहास से मिटाने का प्रयास किया। स्थिति ये थी कि मुंबई के इंदु मिल में बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए भी देश भर में लोगों को आंदोलन करने पड़े। हमारी सरकार ने आते ही इंदु मिल के साथ साथ बाबा साहब आंबेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आंबेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया। इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। मेरा सौभाग्य है कि कुछ दिन पहले ही मुझे दीक्षा भूमि में जाकर, नागपुर जाकर बाबा साहब को नमन करने का अवसर मिला। साथियों, कांग्रेस के लोग सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर और चौधरी चरण सिंह जी, इन दोनों महान सपूतों को भारत रत्न नहीं दिया था। बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनी। वहीं हमें गर्व है
कि भाजपा की ही सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया है। साथियों, सामाजिक न्याय के, गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी, आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले, और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है, वो अद्भुत है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। यह है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। साथियों, हरियाणा वो प्रदेश है जहां बहुत बड़ी संख्या में युवा सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। कांग्रेस ने तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी दशकों तक धोखा ही दिया। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की। अब तक हरियाणा के पूर्व फौजियों को भी OROP के वन रैंक वन पेंशन के 13,500 करोड़ रुपए, 13,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आपको याद होगा, इसी योजना पर झूठ बोलते हुए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश के फौजियों के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब आप सोचिए, अकेले हरियाणा में 13,500 करोड़, और कहां 500 करोड़, कैसी आंख में धूल डालने की प्रवृत्ति थी। कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ सत्ता की सगी है। वो ना दलितों की सगी है, न पिछड़ों की सगी है, न मेरे देश की माता बहन बेटियों की सगी है, और न ही वो मेरे फौजियों की सगी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगा। खेल हो या फिर खेत, हरियाणा की मिट्टी की खुशबू दुनिया भर में महक बिखेरती रहेगी।
मुझे हरियाणा के अपने बेटे बेटियों पर बहुत भरोसा है। ये नया एयरपोर्ट, ये नई उड़ान हरियाणा के सपनों को पूरा करने की प्रेरणा बने और इतनी विशाल संख्या में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको सर झुका करके नमन करता हूं और अनेक सफलताओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हृदय से आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। करतल ध्वनि की गूंज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। बहुत बहुत आभार हरियाणा प्रदेश के जन जन की ओर से, आप सभी की ओर से, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का दिन आपने हरियाणा प्रदेश की विकास यात्रा को समर्पित किया है। बाबा साहेब की 135वीं जयंती को आपने इस रूप में हरियाणा प्रदेश के हर वासी को समर्पित किया है, जिसका आज यहां के कार्यक्रम के बाद अगला पड़ाव यमुनानगर है। संकल्पों की ये उड़ान देवियों सज्जनों जारी रहेगी और हृदय से आभार।